Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Welcome back to the new lecture of nuclear physics. रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, उसमें हमने हाफ पोर्शन जो है उसको हमने कंप्लीट किया था। जो रिमेनिंग पोर्शन है अभी उस पर बात करते हैं। नेचर ऑफ एमिशन में आपके पास हमने रेडियो एक्टिविटी में पढ़ा था कि रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस में आपके पास तीन किस्म के रेडिएशन उस रेडियो एक्टिव सोर्स से निकलते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ये तीन किस्म के रेडिएशन उससे एमिट हो सकते हैं। अब एक एक पर बात करते हैं कि अल्फा एमिशन किस तरह होती है, बीटा और गामा। पहले आपके पास है अल्फा एमिशन। अल्फा एमिशन आपके पास क्या है, दे आर हीलियम न्यूक्लियाई एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस। अल्फा एमिशन आपके पास एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियाई होती है जो कि एमिट होते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, देखो हीलियम आपके पास न्यूक्लियाई है, मैं इधर लिख दूं 4He, हीलियम का सिंबल है और 2। इसमें आपके पास दो प्रोटॉन्स होते हैं और दो आपके पास न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। ये किस तरह एमिट होता है या अल्फा एमिशन किस तरह होती है, तो जरा देख ले। व्हेन द रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज टू लो। अगर आपके पास कोई भी रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, इसमें न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो अगर लो हो जाए, इसका मतलब क्या है, देखो अगर प्रोटॉन के मुकाबले में न्यूट्रॉन की तादाद बहुत कम हो जाए किसी भी न्यूक्लियस में, तो इस केस में आपके पास जो एटम होता है, जो एलिमेंट होता है, वो स्टेबिलिटी को रिस्टोर करने के लिए, स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए क्या करेगा, अल्फा पार्टिकल को एमिट करेगा, यानी अल्फा एमिशन करेगा, तब जाके वो न्यूक्लियस स्टेबल हो सकती है। एटम रिस्टोर बैलेंस बाय एमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल। दोबारा मैं रिपीट करवा देता हूं, अल्फा एमिशन कब होगी, अगर आपके पास कोई भी रेडियोएक्टिव मटेरियल है, कोई भी एलिमेंट है आपके पास, उसमें अगर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो लो हो जाए, तो इस केस में ये एटम जो है स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए अल्फा पार्टिकल को क्या करेगा, एमिट करेगा। जनरल रिलेशन मैंने इसको यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखो एक्स आपके पास कोई भी एलिमेंट है, कोई भी आप यूरेनियम है, पोलोनियम है, रेडॉन है, जो भी है आपके पास, एक्स से मैंने इसको इंडिकेट किया। ए एटॉमिक मास, जेड एटॉमिक नंबर, जब ये अल्फा एमिशन करेगी तो होगा क्या आपके पास, ये नए एलिमेंट में कन्वर्ट होगा, यानी एक्स एक है आपके पास, वाई कोई दूसरा एलिमेंट है, यानी वाई में ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इसका एटॉमिक मास 4 टाइम डिक्रीज होगा, एटॉमिक नंबर 2 टाइम डिक्रीज होगा। अच्छा, ये 4 में क्यों डिक्रीज होता है, 2 एटॉमिक नंबर यानी 2 टाइम क्यों डिक्रीज होता है, देखो हीलियम न्यूक्लियर के पास क्या है, इसका एटॉमिक मास 4 होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है। जब ये आपके पास अल्फा पार्टिकल है तो एटॉमिक मास कितने टाइम डिक्रीज होने चाहिए, 4 टाइम। तो ए से आप क्या माइनस करेंगे, a माइनस 4, एटॉमिक नंबर उसका क्या है 2, तो z माइनस 2 आपके पास आ जाएगा। अच्छा, ये हो गया, नया एलिमेंट बन गया आपके पास, ये 4 और ये 2 किधर जाएंगे, तो ये आके इधर देखो अल्फा आपके पास, ये हीलियम न्यूक्लियर की जगह में अल्फा का सिंबल भी इस्तेमाल कर सकता हूं, ये 4 जाके आपके पास इधर और 2 हीलियम न्यूक्लियर बना देगी। तो अल्फा एमिशन आपके पास क्या, आपके पास एक हीलियम न्यूक्लियर है जो कि रेडियोएक्टिव मटेरियल के न्यूक्लियस से एमिट होता है। किस तरह एमिट होगा, अगर आपके पास न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो किसी न्यूक्लियस में लो हो जाए तो उस केस में एटम स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए अल्फा पार्टिकल को एमिट करेगा। ये जो है हम इसके बाद न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन का टॉपिक है, उसमें हम डिटेल से डीके में स्टडी करेंगे कि किस तरह, यहाँ पर मैंने सिर्फ समझने के लिए जनरल रिएक्शन लिखा है, बाकी इस पर हम डिटेल से डेफिनेट एग्जांपल को स्टडी करेंगे कि किस तरह ये एमिशन आपके पास डीके किस तरह अकर होता है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आप एमिशन को देख ले कि हाउ अल्फा एमिशन, बीटा एमिशन और गामा एमिशन अकर्स। दूसरा आपके पास है बीटा एमिशन। बीटा एमिशन क्या होता है, देखो इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस। बीटा एमिशन आपके पास इलेक्ट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस से एमिट होते हैं। अब जरा ये बात थोड़ा सा पजलिंग है कि सर न्यूक्लियस के अंदर तो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है, आपने इधर लिखा है कि इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो इसको जरा गौर से देखिए, क्योंकि ये जो पोर्शन है ना यहाँ तक ये टेक्निकल है, इसको गौर से देख ले, सीख ले, समझे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो बीटा एमिशन आपके पास इलेक्ट्रॉन एमिशन है, ये न्यूक्लियस से एमिट होता है, लेकिन ये किस तरह होता है, इसमें जरा लॉजिक है, इसको जरा देख ले। When the ratio of neutron to proton in the nucleus too high, देखो अल्फा एमिशन आपके पास न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो लो होता है, जबकि बीटा एमिशन में आपके पास न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो हाई होगा। जब ये हाई हो जाए तो इन दिस केस अगेन ये एटम स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए बीटा पार्टिकल को क्या करेगा, एमिट करेगा। लेकिन ये एमिशन किस तरह होगी, इसका मतलब ये है कि इसमें न्यूट्रॉन की तादाद प्रोटॉन के मुकाबले में ज्यादा है। अल्फा एमिशन में आपके पास न्यूट्रॉन कम होते हैं, प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, जबकि बीटा एमिशन में आपके पास न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे और प्रोटॉन आपके पास कम होंगे। इन दिस केस एक न्यूट्रॉन जो है आपके पास वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटॉन में,
तो जब ये प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा और साथ में एक इलेक्ट्रॉन भी जनरेट करेगा, तो प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस रह जाएगा, जबकि जो इलेक्ट्रॉन इसकी वजह से डेवलप होता है, जनरेट होता है, वो एनर्जेटिकली इस न्यूक्लियस से क्या हो जाएगा, एस्केप हो जाएगा। अब इसी को हम कहते हैं बीटा एमिशन। लेकिन किस तरह होता है, अब इस पर बात करते हैं। when the ratio of neutron to proton in the nucleus too high, एक्सेस न्यूट्रॉन यानी एक न्यूट्रॉन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। एक न्यूट्रॉन ने कन्वर्ट होना है किस में, एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। यहाँ पर मैंने जनरल रिएक्शन से भी इंडिकेट किया कि देखो एक स्मॉल एन प्रोटॉन के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ, पी प्रोटॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। एक न्यूट्रॉन ने कन्वर्ट होना है एक प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में। ये दूसरा एंटी न्यूट्रिनस को कहते हैं, आपके पास मासलेस पार्टिकल होता है। कंजर्वेशन ऑफ मास को लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको लगा देते हैं। अब किस तरह जरा देखिए, प्रोटॉन स्टे इन द न्यूक्लियस। देखो मैंने बता दिया कि एक न्यूट्रॉन ने कन्वर्ट होना है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, तो प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में क्या कर देगा, स्टे कर देगा। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, रह सकते हैं, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, हम भी इसको मानते हैं। इलेक्ट्रॉन एस्केप फ्रॉम द न्यूक्लियस एनर्जेटिकली। जो इलेक्ट्रॉन डेवलप होता है, यानी न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो साथ में इलेक्ट्रॉन में भी ये कन्वर्ट होगा, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उससे बनेंगे, तो प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस रह जाएगा, जबकि इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से एस्केप हो जाएगा। न्यूट्रॉन इटसेल्फ इज अनस्टेबल। आपके पास न्यूट्रॉन जो है ये इटसेल्फ यानी एलोन वो स्टे नहीं कर सकता, वो अनस्टेबल होते हैं, जरूर ना जरूर वो किसी दूसरे में कन्वर्ट होगा, और दूसरे किस में कन्वर्ट होगा, प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तकरीबन 12 मिनट्स के लिए ये रह सकते हैं। आफ्टर 12 मिनट इट विल डिके इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। लेट्स सपोज आपके पास एलोन यानी एक न्यूट्रॉन है, तकरीबन 12 मिनट तक ये एलोन स्टे कर सकता है। अब आफ्टर 12 मिनट ये ही न्यूट्रॉन जो एलोन आपके पास है ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किस चीज में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि न्यूट्रॉन ये कन्वर्ट हो जाएगा एक प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में, साथ में एंटी न्यूट्रिनो रिलीज हो जाएगा। अब जरा देख ले, कहने पर तो ये बात बहुत आसान है कि बस न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया ना, किस तरह कन्वर्ट होते हैं। देखो फिजिक्स में हर एक चीज के लिए एक लॉजिक होता है, इस तरह नहीं कि हाँ हो गया कन्वर्ट हो गया, नहीं, डीप तक आप उस चीज को अंडरस्टैंड करें कि किस तरह कन्वर्जन होती है। देखो ये दो चीजें मैंने यहाँ पर लिखा है, N फॉर न्यूट्रॉन, P फॉर प्रोटॉन। न्यूट्रॉन के सामने मैंने लिखा है, इस बात को जरा गौर से देख ले, N इज इक्वल टू UDD। P की जगह मैंने लिखा है P इज इक्वल टू UUD। ये UDD UUD ये क्या होते हैं, इसको हम कहते हैं क्वार्क्स। क्वार्क्स क्या है, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स है आपके पास, ये पूरी तमाम चीजें इन्हीं चीजों से बने हुए हैं, इन्हीं पार्टिकल से बने हुए हैं, फंडामेंटल पार्टिकल है आपके पास, ये पूरा यूनिवर्स इन चीजों से ही बना हुआ है आपके पास। मैं आपके लेवल तक इसको महदूद रखना चाहता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में किस तरह कन्वर्ट होते हैं। हालांकि ये जो UUD है UDD है आपके पास, ये थोड़े से हायर लेवल के, लेकिन हमारा काम उसके साथ नहीं है, हम अपना मकसद इससे हासिल करने की कोशिश करते हैं। एक न्यूट्रॉन आप इस तरह सीख ले, एक न्यूट्रॉन 3 क्वार्क से बने होते हैं, एक इसमें अप है और दो इसमें डाउन है। U मीन अप, D मीन डाउन। U का चार्ज होता है 2/3 और D का चार्ज होता है -1/3। अच्छा, एक न्यूट्रॉन UDD से बना हुआ है, एक प्रोटॉन UUD से बना हुआ है। अब जरा देख ले, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं क्वांटम फ्लेवरोडायनामिक्स। दोबारा मैं इस टर्म को रिपीट करवा देता हूं, ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन में किस प्रोसेस के तहत कन्वर्ट होता है, इसका नाम है क्वांटम फ्लेवरोडायनामिक्स। इस प्रोसेस, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू जो है ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। अब जरा देख ले किस तरह कन्वर्ट होता है। मैंने बता दिया कि न्यूट्रॉन UDD से बना होता है और प्रोटॉन UUD से बना होता है। ये 3 क्वार्क्स मिला के ये प्रोटॉन बना देता है और ये 3 क्वार्क मिला के न्यूट्रॉन बना देता है। अब जरा देख ले, मैंने फिगर बनाया है, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है। ये ब्लू जो आपको दिखाई देता है ये आपके पास है न्यूट्रॉन्स, और ये जो ब्लैक मैंने बनाए हुए ये प्रोटॉन्स आप कंसीडर करें। अब होता है, मैंने बता दें कि एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, प्रोटॉन में। तो अगर देख लो जरा, अगर ये एक न्यूट्रॉन में इरेज कर दूं तो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटॉन में। तो दोबारा दूसरे फिगर में आप देखिए न्यूट्रॉन्स कितने हैं, एक है, और ये दूसरा जो न्यूट्रॉन यहाँ पर मौजूद था वो किस चीज में कन्वर्ट हुआ है, ये वाला, ये प्रोटॉन में। तो इधर प्रोटॉन 2 थे और इधर प्रोटॉन कितने हो गए, 3। तो एक प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाएगा एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में। अब प्रोटॉन तो ठीक है, लेकिन साथ में क्या डेवलप होता है, इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर स्टे कर जाएगा, यहाँ पर वो रह जाएगा, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जेटिकली यहाँ से एस्केप हो जाएगा। एक्चुअली इसको हम कहते हैं बीटा एमिशन या इलेक्ट्रॉन एमिशन। तो जनरल रिलेशन उसका ये होगा,
एक्स आपके पास कोई भी एलिमेंट है, ए एक्स जेड, ए एटॉमिक मास, जेड एटॉमिक नंबर, ये ट्रांसफॉर्म हो गए जब ये बीटा एमिशन करेगा तो होगा क्या, नया एलिमेंट बनेगा आपके पास। ए तो उसी तरह है क्योंकि देखो एटॉमिक मास हमने छेड़ा नहीं है, वो उसी तरह है। जेड को आप वन टाइम क्या करेंगे इंक्रीज, यानी जेड प्लस वन आप लिखेंगे। जेड प्लस वन से मुराद मेरा ये है कि देखो दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन थे, एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाए किस चीज में, प्रोटॉन में, और साथ में इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोटॉन पहले दो थे, अब कितने हो गए, तीन, एक दो तीन, तो प्रोटॉन एक टाइम वन टाइम इंक्रीज होगा तो मैं इसके साथ क्या करूंगा, जेड प्लस वन लिखूंगा। और जो इलेक्ट्रॉन इस प्रोसेस के थ्रू जनरेट होता है वो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन एस्केप हो जाएगा फ्रॉम द न्यूक्लियस, दिस इज एक्चुअली का बीटा एमिशन। जनरेशन ये है, इंशाल्लाह बीटा डीके में हम उस पर एग्जांपल को डिस्कस करेंगे किस तरह ये कन्वर्जन होती है। एग्जांपल में यहाँ पर लिखा है सोडियम है Na आपके पास, सोडियम 24, ये बीटा डीके करता है तो क्या बनेगा, नया एलिमेंट किस तरह जनरेट होगा। इसका एटॉमिक मास आपके पास 24 है, उसका एटॉमिक नंबर आपके पास 11 है। जनरेशन में यहाँ पर लिखा है कि x y में कन्वर्ट हो जाएगा, बीटा पार्टिकल एमिट हो जाएगा, क्यों, एनर्जी को इंडिकेट करता है, साथ में एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो देखो सोडियम एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर आप लिखेंगे, सिंपल है। फिलहाल आप y ही कंसीडर करें क्योंकि अभी हमें पता नहीं कि नया एलिमेंट कौन सा है आपके पास, तो सोडियम y में कन्वर्ट हो जाएगा, यही आप उस पर इस्तेमाल करें। z की जगह 11 लिख दे, प्लस 1 लिख दे, प्लस बीटा पार्टिकल साथ में एनर्जी। अब देखो Na ट्रांसफॉर्म इनटू, जब हम 11 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो 12 बन जाएगा। आप पीरियोडिक टेबल में चेक करेंगे कि 12 एटॉमिक नंबर किस एलिमेंट का है, तो वो मैग्नीशियम का है, साथ में बीटा पार्टिकल और एनर्जी रिलीज। तो जब सोडियम बीटा डीके करेगा, परफॉर्म करेगा, तो सोडियम ट्रांसफॉर्म हो जाएगा मैग्नीशियम में, साथ में बीटा पार्टिकल एलिमेंट और एनर्जी रिलीज्ड। लास्ट है आपके पास गामा इमिशन। गामा इमिशन आपके पास क्या है, देखो वही इमिशन है जो हमने रेडियोएक्टिविटी में पढ़ा कि कोई भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट होता है वो तीन किस्म के पार्टिकल को एमिट करेगा, अल्फा, बीटा और गामा। गामा क्या है आपके पास, क्यों, इसकी जरूरत क्या है, देखो हाई एनर्जेटिक रेडिएशन है आपके पास गामा रेज। अगर आपके पास एक एलिमेंट इस तरह है, सिंपल आसान तरीके से मैं बताता हूं, या अल्फा एमिशन करे या बीटा एमिशन करे, उन्होंने लेट्स सपोज अल्फा एमिशन उन्होंने परफॉर्म किए, लेकिन स्टिल आपके पास ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट जो है वो अनस्टेबल है। तो इस केस में एलिमेंट फर्दर स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, अचीव करने के लिए गामा की सूरत में रेडिएशंस को क्या करेगा, एमिट करेगा। अगर आपके पास अल्फा एमिट करता है, बीटा एमिट करता है, लेकिन स्टिल आपके पास वो एलिमेंट जो है वो अनस्टेबल है, तो लिहाजा ये फर्दर स्टेबिलिटी रिसीव करने के लिए, अचीव करने के लिए क्या करेगा, गामा रेडिएशंस, गामा एनर्जी को एमिट करेगा। तो उसका जो जनरल रिएक्शन है वो इस तरह होगा, न्यूक्लियर रिएक्शन। एक्स है आपके पास एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर, इसके ऊपर मैंने ये स्टेरिक डाला हुआ है, ये स्टेरिक अनस्टेबल नेचर को शो करता है। मैं जिस एलिमेंट पर भी ये स्टेरिक डालूं इसका मतलब ये होगा कि ये जो न्यूक्लियाई है आपके पास, ये जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है स्पेशली, ये हाईली अनस्टेबल है। तो ये एक्स ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किस में, उसी एक्स एलिमेंट में, साथ में गामा की सूरत में एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखो अल्फा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल है आपके पास, जब उसकी डिके होगी यानी ट्रांसफॉर्मेशन होगी इनटू अदर एलिमेंट्स, नया एलिमेंट भी बनेगा, एनर्जी भी रिलीज करेगा। जबकि गामा के केस में इस तरह नहीं होगा। गामा के केस में आपके पास कोई भी नया एलिमेंट नहीं बनेगा। एक्स आपके पास था, उसी एक्स में एटॉमिक मास उसी तरह, एटॉमिक नंबर उसी तरह आप देख सकते हैं, लेकिन जो एनर्जी उसके पास थी वो गामा की सूरत में उन्होंने क्या किया, रिलीज किया। एग्जांपल के जरिए से समझते हैं, देखो कोबाल्ट है आपके पास, तो कोबाल्ट है, उसके ऊपर मैंने क्या लगाया, स्टेरिक लगाया हुआ है। इट मींस कि कोबाल्ट इज हाईली अनस्टेबल। अब ये जब स्टेबिलिटी को गेन करेगा तो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज वही 60 पर और 27 पर, गामा की सूरत में वो अनस्टेबिलिटी जो उसके पास एनर्जी थी वो उन्होंने रिलीज की। रेडियम है आपके पास 22688, स्टेरिक मैंने लगाया, इट मींस ये हाईली अनस्टेबल है, स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए इस एनर्जी को रिलीज करेगा। तो रेडियम वही रेडियम में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी नया एलिमेंट नहीं बनेगा, एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर वही सेम रहेगा, गामा की सूरत में एनर्जी रिलीज। लास्ट है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो कॉमन जो यूनिट इसके लिए इस्तेमाल होती है वो है क्यूरी, CURIE, क्यूरी, कॉमन यूनिट इसका है क्यूरी। अब क्यूरी क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट है और वो 1 सेकंड में 3.70 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 डिकेस करता है पर सेकंड, तो रेडियो एक्टिविटी 1 क्यूरी के बराबर होता है। दोबारा मैं रिपीट करवा देता हूं, कॉमन यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज क्यूरी। क्यूरी क्या है आपके पास, अगर आपके पास 1 सेकंड में 3.70 मल्टीप्लाई 10 पावर 10 डिकेज होते हैं तो रेडियो एक्टिविटी 1 क्यूरी के बराबर होगी। ऐसा यूनिट जो रेडियो एक्टिविटी का है वो है बेक्वरेल।
वन बेक्यूरेल बराबर होता है, अगर 1 सेकंड में 1 डिके होता है तो रेडियो एक्टिविटी 1 बेक्यूरेल के बराबर होती है। एक बात सुन ली, ये रेडियो एक्टिविटी की जो डिस्कवरी है हेनरी बेक्यूरेल ने की हुई 1896 में की हुई है। लेकिन जब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यस इस यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट से कुछ रेडिएशन निकलते हैं, उसके बाद उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उसके बाद 2 साइंटिस्ट थे, हस्बैंड एंड वाइफ थे, मैरी क्यूरी एंड पीरी क्यूरी। मैरी एंड पीरी क्यूरी दो इस तरह वो है आपके पास। उन्होंने 2 नए और एलिमेंट्स को डिस्कवर किया जिसका नाम है रेडियम और पोलोनियम। नए और 2 एलिमेंट्स डिस्कवर किए, रेडियोएक्टिव एलिमेंट डिस्कवर किए, एक का नाम है रेडियम, दूसरे का नाम है पोलोनियम है आपके पास। और इसी पर उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ये जो आपके पास मैरी क्यूरी है तो वो पहली जो है आपके पास फीमेल साइंटिस्ट है आपके पास जिसको 2 नोबेल प्राइज मिले हुए, एक फिजिक्स में और दूसरा आपके पास केमिस्ट्री में उन्होंने एक वो किया था, उस पर उनको मिला हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कांसेप्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी के रेडियो एक्टिविटी क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है और नेचर ऑफ एमिशन आपके पास क्या है, तो उस पर हमने डिटेल से बात की। आप इसको अपने साथ नोट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके कुछ पेनिट्रेशन आयनाइजिंग पावर पर बात करेंगे और ट्रांसम्यूटेशन को स्टडी करेंगे कि न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन क्या होते हैं। जो अभी हमने पढ़ा ये जनरल रिएक्शंस अल्फा बीटा और गामा, इस पर हम स्पेसिफिकली डिफरेंट एग्जांपल को स्टडी करेंगे कि अगर रेडियम है ये किस में कन्वर्ट होगा, रेडॉन किस में कन्वर्ट होगा, आयोडीन किस में कन्वर्ट होगा, यूरेनियम किस में कन्वर्ट होगा। फर्दर इंशाल्लाह ये रिएक्शंस हैं उसमें हम इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह आप सिर्फ जनरल रिएक्शंस को याद करें, आप किसी भी एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म कर सकें इनटू न्यू एलिमेंट्स। थैंक यू सो मच।